नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 जुलाई 2013 को पुणे में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि जिस देश के अंदर 65% से अधिक जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो युवा देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता, दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। एक तरीके से न सिर्फ हिंदुस्तान की समस्याएं बल्कि विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भी ये युवा शक्ति काम आ सकती है। बस कोई सही दिशा देने वाला होना चाहिए। हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। 65% जनसंख्या हमारे देश की 35 से कम आयु की है। जिस देश के अंदर 65% से अधिक जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो युवा देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता, दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। एक प्रकार से न सिर्फ हिंदुस्तान की समस्याएं, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भी ये युवा शक्ति काम आ सकती है, बशर्ते कोई करने वाला हो, कोई सोचने वाला हो, कोई दिशा देने वाला हो, कोई उंगली पकड़ करके चलने वाला हो। सब कुछ संभव है। मित्रों, आज जो देश में निराशा का माहौल है, चारों तरफ कोई भी मिले तो छोड़ो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, नहीं पैदा हुए, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं यार, अरे मरो यार, तुम कौन औरों की परवाह करते हो, तुम अपना कर लो यार, देख लो, यही भाषा सुनाई देती है। मित्रों, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं इस निराशा के स्वर को एंडोर्स नहीं करता हूं। ये बहुरत्ना वसुंधरा है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत के हम धनी हैं। 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी सीना तान करके खड़े रहने का सामर्थ्य इस धरती पर है। क्या कारण था? लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सल्तनत के उस समय ललकार किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो कौन सा ताकत था, कौन सा आत्मविश्वास? अगर गुलामी के उस कालखंड में भी उस समय के हमारे नेताओं में ये सामर्थ्य था, तो आज तो देश स्वतंत्र है। निराशा किस बात के लिए? और इसलिए मित्रों, देश में इस निराशा के माहौल से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ डूब चुका है, आज भी बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा क्यों हालत हुआ? जो लोग हमारे देश के एजुकेशन के इतिहास को जानते हैं उनको पता होगा, हजारों वर्ष से हमारी क्या परंपराएं थी, कितनी महान परंपराएं थी। मैं तो रिसर्च स्कॉलर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी गुरुकुल की शिक्षा परंपरा और आज अमेरिका के मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम, दोनों को आधुनिक तराजू से तोल करके देखा जाए तो हमें ध्यान में आएगा कि जिस प्रकार से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में व्यक्ति के भीतर की ताकत को उजागर करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार उसको विकसित होने का माहौल दिया जाता है, उसको फीड नहीं किया जाता है, उसको लर्निंग के लिए रास्ते दिखाए जाते हैं। अगर हम हमारी गुरुकुल परंपरा को देखें तो उसमें क्या था? एक ही ऋषि की चर्चा हो, एक ही ऋषि के आश्रम की चर्चा हो, लेकिन उसी ऋषि के यहां राजकुमार भी पढ़ता है, योद्धा भी पढ़ता है,
राज व्यवस्था के संभालने वाले मंत्री लोग भी पढ़ रहे हैं, कर्मकांड करने वाले पंडित भी पढ़ रहे हैं, वेद के ज्ञानी होना चाहते हैं वो भी पढ़ रहे हैं। क्या कारण होगा? एक ही छोटा सा आश्रम, एक ही ऋषि, और वहां सब विधाओं को इस प्रकार से सामर्थ्यवान बनने के लिए अवसर मिलता होगा। उसी एक जगह से राजकुमार के नाते चाहिए वो शिक्षा दीक्षा लेकर के निकलता था, योद्धा के लिए जरूरी शिक्षा दीक्षा लेकर निकलता था, टीचर के लिए जरूरी, क्राफ्टमैन के लिए, पंडित के लिए। क्या कारण था? और आज उस पुरानी परंपराओं को देखें तो क्या हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास बहुत कुछ था, हमने गंवा दिया। मित्र, हमारा सपना होना चाहिए गुरुकुल से विश्वकुल तक यात्रा का। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्राएं की है। मित्र, गुरुकुल से विश्वकुल तक सपने सुने, लेकिन फिर भी आज विश्व जब 21वीं सदी पूछती उस सवाल को पूछता है, तब हम सवाल या निशान के नीचे झुक करके खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति कब तक? मित्र, जो यूनिवर्सिटी के इतिहास को जानते हैं उनको मालूम होगा, हमारे यहां कॉन्वोकेशन का जो परंपरा है तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहला कॉन्वोकेशन, उसका उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में मिलता है। दुनिया में मानव जात के इतिहास में सबसे पहला कॉन्वोकेशन तैत्रेयी उपनिषद में दिखाया जाता है, जो कि हजारों साल पुरानी रचनाएं हैं। मित्रों, अगर यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हिस्ट्री को देखा जाए तो कहा जाता है कि पूरी मानव संस्कृति की विकास यात्रा में यूनिवर्सिटी शिक्षा की उम्र कभी 2600 साल हुई है, 2600 ईयर। और मित्रों, आज मैं गर्व से कहता हूं 2600 साल की इस शिक्षा दीक्षा के यात्रा में 1600 साल तक 1800 साल तक उस पर एक चक्री शासन किसी का रहा है तो हिंदुस्तान के हमारे शिक्षकों का रहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली का रहा है। बीच के 800 साल जो हमारे गुलामी के थे, उस समय हमने सब गंवा दिया और विश्व की शिक्षा प्रणालियों ने अपना सर ऊंचा किया। 1800 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वमान्य व्यवस्था हमारी यहाँ थी। हम नालंदा और तक्षशिला के लिए सुनते हैं, हम वल्लभी के लिए सुनते हैं। वल्लभी गुजरात में था, नालंदा तक्षशिला पूर्व के हिस्से में थे, और दुनिया से लोग पढ़ने के लिए यहां आते थे। और वल्लभी तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि जहां पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लोथल में स्वतंत्र समुद्र किनारे पर फोर्ट बनाया गया था, और करीब 84 देश के लोग वहां आते थे समुद्र तट पे लोथल में, और वहीं से नजदीक में 50 किलोमीटर की दूरी पर वल्लभी में जाकर के पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लेते थे। ये हमारा भव्य इतिहास रहा। क्या हुआ मित्रों? देश आजाद होने के बाद अगर हमने हमारी इस महान परंपरा को फिर से उजागर करने के सपने देखे होते, आधुनिक शिक्षा की ओर हमने करवट बदली होती, विश्व की आधुनिक शिक्षा को ग्राह्य करने का हमने सोचा होता, तो 60 साल के इतिहास में हम बहुत कुछ कर सकते। आज भी मित्रों देखिए, मैं इस पवित्र धरती पर से कोई राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत के नागरिक के नाते आजाद हिंदुस्तान के समय में सारे हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाएं थी, क्या वो आशा आकांक्षाएं परिपूर्ण हुई है? मित्रों, शिक्षा वो हमारे लिए मैन मेकिंग मिशन था। आज शिक्षा मनी मेकिंग मशीन बन गया है। क्यों? कौन जिम्मेवार है? मैन मेकिंग मशीन से हम मनी मेकिंग मशीन की ओर चल पड़े हैं। मित्र, ये गिरावट कैसे आई? क्या ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था? ये हमारी परंपराएं थी?
उस परंपराओं के सामने किसी ने तो खड़े होने की आवश्यकता है। और मैं मतलब निराश नहीं हूं। ये स्थितियां भी बदली जा सकती है, स्थितियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास विजन चाहिए। आप कल्पना करें मित्रों, आज भी श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों की जब चर्चा होती है तो किसकी होती है? फर्गुसन कॉलेज की होती है, शांति निकेतन की होती है, मालवीय जी द्वारा प्रारंभ की हुई हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की होती है, बिट पिलानी की होती है। इसमें कहीं सरकार है क्या? कहीं सरकार नजर आती है क्या? महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया विद्यापीठ तरफ नजर जाता है, गुजरात विद्यापीठ पर। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि आजादी के पहले देश गुलाम था, तब भी हमारे इन महापुरुषों ने शिक्षा का महत्व समझा और समझ करके जिन संस्थानों को जन्म दिया था, किसी की उम्र 100 हुई होगी, किसी की 80 हुई होगी, किसी की 100 से ऊपर हुई होगी, इन सब में किसी न किसी महापुरुष का योगदान है, शासन व्यवस्था का योगदान नहीं है। क्या आजादी के बाद कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते थे कि जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर हम गर्व से कहें कि हाँ भाई, शिक्षा के क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हैं? ये नहीं हुआ। मित्रों, मैंने खुद तो गैजेट को स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे किसी ने के भाषण में मैंने बहुत सालों पर सुना था। 1835 के गैजेट कहते हैं, 1835 कहते कि उस समय बंगाल 100% लिटरेट था, 1835 में। आज क्यों ऐसा हुआ? क्या आजादी के बाद उन सपनों को पूरा न कर पाया? मित्र, आप देखिए केरल में, केरल आज शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव में शिक्षा पहुंचाने में सफल हुआ। पूरे देश में केरल में एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसकी बारीकी में जाएं तो ध्यान में आता है कि सरकारों का योगदान नहीं है। शिवगिरी मठ के नारायण गुरु महाराज हो गए 100 साल से अधिक समय के पहले, पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मंत्र लिया था कि मुझे केरल के हर बछवाड़े को शिक्षित करना है, हर गरीब को शिक्षित करना है, और उसका परिणाम ही आया। 100 साल पहले नींव डाली गई, आज केरल शिक्षा के दिशा में समग्र देश के लिए एक प्रेरक उदाहरण बनकर बैठा है। योगदान किसी का? शिवगिरी मठ के नारायण गुरु स्वामी का, जिन्होंने अपना जीवन इस काम के लिए खपाया था। कहने का मेरा तात्पर्य यही है मित्रों कि व्यक्तिगत तौर पर आजादी के पूर्व से हमारे कई महापुरुषों ने योगदान दिया, उसके कारण हम टिके हुए हैं। काश अच्छा होता। समयानुकूल परिवर्तन के साथ मैं मित्रों काल बाह्य चीजों को छोड़ने का पक्षकार हूं, मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं। हमारे अपने सामर्थ्य हैं मित्रों, हम हमारी शिक्षा को विश्व के सामने आंख से आंख मिला करके ताकत के साथ खड़ा कर सकें, ऐसे हम हमारे नौजवान क्यों नहीं चाहते? मित्रों, दुनिया हमारी शक्ति को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब हमारे 20-25 साल की उम्र के नौजवान आईटी के क्षेत्र में उन्होंने अपना रुतबा दिखाना शुरू किया और दुनिया को उंगली पर नचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके विश्व में फैल गए, तब जगत को ध्यान में आया, अच्छा हिंदुस्तान के पास ये भी है। ये सामर्थ्य हमारे लोगों ने दिखाया। क्या मित्रों हम इन्हीं चीजों को आगे नहीं कर सकते हैं? मित्रों, आज पूरे विश्व में 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, इसकी चर्चा हम कई दिनों से सुन रहे हैं। हमारे कान इन सबको सुनते सुनते थक गए। लेकिन क्या कभी हमने 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, उसके लिए कभी सोचा मित्रों?